नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक मामा और भांजी की। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि इन दोनों के उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इन दोनों का बचपन से लेकर अभी बड़े होने तक ये दोनों ने एक साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक साथ की थी। और अब ये दोनों अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके खुद का अपना एक हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। उसके लिए ये दोनों एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे जो कि इनके बजट में भी हो और ऐसे जगह पर हो जहाँ पर लोग आसानी से इन तक पहुँच सकें और उन्हें समय पर दवाई और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन दोनों ने ये जगह ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था। बहुत समय से इन लोगों ने बहुत सारी जगहें देखी थी, लेकिन इन्हें कोई भी जगह इनके मन लायक अभी तक नहीं मिली थी। मामा का नाम प्रदीप था और भांजी का नाम प्रिया था। प्रिया के परिवार में उसके माता पिता थे और मामा जी के परिवार के सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो दोनों एक ही परिवार में रहा करते थे, मतलब अपनी बहन के घर पर। प्रिया की मम्मी ने कभी भी प्रदीप को अपने बेटे से अलग नहीं समझा था। उन्होंने प्रदीप का पालन पोषण भी अपने बेटे की तरह ही किया था और ये हॉस्पिटल खोलने का आइडिया भी उनको उनके परिवार में डिस्कस करने के बाद ही दिया गया था। जब अपनी पढ़ाई पूरी होने से कुछ समय पहले ये इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो इस शहर के कौन से डॉक्टर के अंडर रहकर प्रैक्टिस करेंगे या अपने काम की शुरुआत करेंगे, तो प्रिया के पिता ने दोनों को एक साथ ये सजेशन दिया था कि तुम दोनों अपने कॉलेज के सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर में से एक हो, तो फिर क्यों नहीं ऐसा करते हो कि किसी के अंडर प्रैक्टिस करने से अच्छा कि तुम अपना ही हॉस्पिटल खोल लो। जो भी पैसे लगेंगे वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा और बस तुम अपने हिसाब की जगह और सारी चीज़ें देख लो। इसलिए वो दोनों जगह देखने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ ब्रोकर्स से भी मिलकर जगहों को देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी जगह पसंद नहीं आ रही थी। एक बार ऐसे ही जगह देखकर घूमते घूमते वो इधर से उधर जगह देख रहे थे और ये ढूंढ रहे थे कि अगर कोई ज़मीन लेकर वहाँ पर नया हॉस्पिटल बनाने लायक भी मिल जाए तो भी ऐसी कोई ज़मीन मिले तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसी दौरान उनको एक ऐसी जगह दिखी जिसको कि कहा जाता था कि वो पुराना एक हॉस्पिटल ही था, जो कि पागलों का हॉस्पिटल था और अब वो आज के डेट में कई समय से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सालों पहले आग लगने के वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल जलकर बर्बाद हो गया था। उसके बाद वहाँ पर कुछ भी शुरू नहीं किया गया था। जब उनकी नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी तो वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी। हाँ, जलने के वजह से बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ये भी कहा जाता था कि जब बिल्डिंग में आग लगी थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। समय पर सबको निकाल कर बचा लिया गया था। वो बिल्डिंग देखने के बाद ही उन दोनों मामा और भांजी को वो बिल्डिंग एक नज़र में ही पसंद आ गई, क्योंकि उसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था। उनके हिसाब से वो जगह बिल्कुल बेस्ट थी। उन्होंने ब्रोकर से ये कहा कि हम इस बिल्डिंग को ख़रीद सकते हैं क्या, और ये बिल्डिंग आप एक बार हमें अंदर से दिखा सकते हैं।
ब्रोकर ने कहा, हाँ दिखा तो सकते हैं, लेकिन आप लोग को सच में यही जली हुई बिल्डिंग चाहिए? अरे कुछ समय इंतज़ार कीजिए, कुछ ना कुछ आप लोग को आप लोग के मन के हिसाब का मिल जाएगा। लेकिन वो दोनों अपना काफ़ी समय इसमें डाल चुके थे और अब उन्हें बहुत ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना था। इसलिए उन दोनों ने ज़ोर देते हुए कहा, नहीं नहीं, आप तो हमें बस ये बिल्डिंग दिखाने का इंतज़ाम कीजिए, हम ये बिल्डिंग देखते हैं, अगर हमें पसंद आ जाएगी तो हम ये बिल्डिंग ले लेंगे। वो बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग थी जो कि काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में थी। शायद थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम, डेंटिंग पेंटिंग ये सब करवाने के बाद वो बिल्डिंग नई सी ही हो जाती। ब्रोकर ने उनसे 1 दिन का समय मांगा और कहा कि ठीक है, अगर आप लोग को यही बिल्डिंग पसंद है तो यही बिल्डिंग सही। एक काम करते हैं, आप लोग आज इंतज़ार और कर लीजिए, मैं कल इसके जो भी ओनर हैं उनका पता करके उससे चाबी लेकर आता हूँ और आप लोग को ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, जैसे इतने दिन सही वैसे एक दिन और सही, अब हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं देखनी, अब हमें घर जाना है। ये बोलकर वो दोनों अपने घर की तरफ चले गए। घर जाने पर जैसे कि वो हर दिन उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सारी चीज़ें घर पर जाकर प्रिया अपनी माँ को और प्रदीप अपनी बहन को सारी बातें बताया करते थे। वैसे ही आज जो उन्होंने बिल्डिंग देखी थी उसके बारे में भी बताया। प्रिया की माँ ने कहा भी, बेटा तुम लोग क्या सोच करके वो जली हुई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग ये सोच रहे हो लेने का? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी है इसलिए तुम लोग एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी माँ, हमें भी पता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 3 फ्लोर की है वो बिल्डिंग, और ऐसा भी नहीं है कि जलने के बाद वो बिल्डिंग पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और हमें उसे देखकर बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है ना, हम लोग जितना कम खर्चा बिल्डिंग और बाकी चीज़ों में करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग इक्विपमेंट्स मंगवा लेंगे। तो इसलिए एक बार तो देखने दो ना, और हम लोग देखेंगे तो एक काम करो, आप दोनों भी कल चलो हमारे साथ और चलकर वो बिल्डिंग हम लोग साथ में देख लेते हैं, क्योंकि मेरा और मामा जी का तो फाइनल डिसीज़न ही समझो, हम लोग वही बिल्डिंग फाइनल करने वाले हैं। ये बात सुनकर प्रिया की माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग की ये मर्ज़ी है, वैसे भी काम तुम लोग को करना है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें पसंद आ गई है, तो अब आगे हम क्या कहें, कल चलते हैं साथ में, जाकर देख कर आते हैं सब लोग बिल्डिंग, और देखने के बाद फिर अगर कुछ लगा तो डिसाइड करेंगे। प्रिया और उसके मामा काफ़ी खुश हो गए और कल सुबह का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। अगली सुबह चारों लोग उस बिल्डिंग को देखने के लिए पहुंच गए थे। ब्रोकर चाबी लेकर आया था और वो दरवाजे का ताला खोल रहा था। ये चारों बिल्डिंग के बाहर ही खड़े थे। अचानक प्रिया की माँ को दूसरी मंजिल की एक खिड़की पर लगा जैसे कोई एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए उन्हें भी ऐसा लगा कि ये शायद उनका वहम होगा और उन्होंने वो बात किसी को भी नहीं बताई। ताला खुल चुका था। सब लोग अंदर बारी बारी सारे कमरे देख रहे थे। सच में वो बिल्डिंग जलने के बाद भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई थी और उसको अंदर से भी देखकर यही समझ आ रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। सब लोगों ने बारी बारी करके तीनों फ्लोर्स देखे और घूमे। उसके बाद उन्होंने ये फाइनल डिसीज़न ले लिया कि उनको यही बिल्डिंग लेनी है। ये बात तय होने के बाद उन्होंने ब्रोकर से कहा, आप इसके मालिक से हमारी मीटिंग करवा लीजिए और हम उससे बात करके ये बिल्डिंग ले लेंगे। फिर ब्रोकर ने कहा, अरे आप तो बिल्कुल मत चिंता कीजिए, ये डील तो मैं आपको इतने सस्ते में दिलवाऊंगा
जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी मालिक ने तो ये उम्मीद भी कभी नहीं की थी कि उसकी ये बिल्डिंग कोई भी खरीदने की बात भी करेगा। और आप लोग अगर ये बिल्डिंग लेने के लिए तैयार हैं तो जितना बजट आपने बताया था उससे आधे में ही मैं आपको ये बिल्डिंग दिलवा सकता हूँ। ये बात सुनकर प्रिया और उसके मामा जी काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा अमाउंट बचने वाला था। कुछ ही दिनों में उस बिल्डिंग के मालिक के साथ सबकी मीटिंग हो गई और कुछ ही दिन में वो जगह उन्होंने खरीद ली और दोनों ने मिलकर उस जगह का रेनोवेशन का काम शुरू करवाया। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 दिन के बाद उन दोनों मामा और भांजी को बार बार ये एहसास होता जैसे वो इस जगह पर अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी है वहाँ पर। लेकिन उनको यही फील होता कि शायद बहुत दिन से ये जगह बंद होने के वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। वैसे भी इस बिल्डिंग के मालिक ने भी ये बात कंफर्म की थी कि जब इस बिल्डिंग में आग लगी थी तो इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह पर किसी की मौत ही हो तब वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई जगह बंद रहती है फिर भी ऐसी शक्तियाँ वहाँ पर अपना अड्डा बनाने में देर नहीं करती हैं। उन्हें जो चीज़ें पसंद होती हैं वो इस बिल्डिंग में पूरी तरह से मौजूद था। मतलब काला रंग, बुरी खाली जगह, उसके अलावा कोई भी आने जाने वाला और उन्हें परेशान करने वाला नहीं था वहाँ पर। ये बात पूरी तरह से इन दोनों के लिए नई थी और ये डॉक्टर्स थे तो ये ऐसी चीज़ों में कैसे मान सकते थे। इनको इन चीज़ों को लेकर हमेशा यही लगता था कि जो भी लोग बोलते हैं वो डरपोक होते हैं या तो उनके मन का वहम होता है। धीरे धीरे रेनोवेशन का काम आगे बढ़ता जा रहा था। कई बार ऐसा होता कि प्रिया को वक्त मिलता तो वो वहाँ पर अकेली रहकर और घूम घूम कर सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाया करती थी। और कई बार प्रदीप अकेले हुआ करता था। प्रिया से ज़्यादा प्रदीप को डर लगता था और प्रदीप ये चीज़ें कभी भी जाहिर नहीं करता था। एक बार 2nd फ्लोर पर जहाँ प्रिया की माँ को एक बच्ची खड़ी दिखी थी, आज रेनोवेशन का समय उस कमरे का था। प्रदीप पहले उस कमरे को जाकर अच्छी तरह से देख रहा था। अचानक प्रदीप को भी यही महसूस हुआ जैसे खिड़की पर उसने किसी का साया देखा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। प्रदीप को थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन उसने खुद को ये सोचकर दिलासा दे दिया, हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है और इस फ्लोर पर तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो और कौन हो सकता है। हो सकता है मेरी ही परछाई हो या मेरे मन का वहम हो। इसलिए प्रदीप ने उस बात को उस समय अनदेखा कर दिया। अभी भी काफ़ी सारा काम रेनोवेशन का बचा हुआ था और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे इन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जल्दी से जल्दी इनको पूरा का पूरा काम ख़त्म करके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अपना हॉस्पिटल शुरू करना है। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा था और ये सारे कमरों को खोलते और उसमें घुसते जा रहे थे, ये एहसास होना दोनों का अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि उनके साथ और मज़दूरों के अलावा यहाँ पर कोई और भी ऐसा है जो अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। रह रह कर उनको बार बार ये महसूस होता कि कभी कोई उनके पीछे से
इधर से उधर कर रहा है। कई बार कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकारा करता। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि उनका पेंटिंग का काम आधा होने के बाद जब वो उस कमरे में आकर अगली सुबह देखते तो वो काम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता था। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी और मज़दूर भी ये चीज़ें उन दोनों को बिना बताए वो चीज़ें पूरी तरह से ठीक करने में लगे हुए थे, क्योंकि मज़दूरों को उसके लिए डबल पैसे दिए जा रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी ये सारा काम ख़त्म कर दें। लगभग 1 फ्लोर का काम पूरा हो चुका था और अब ये दोनों सारे कमरों को धीरे धीरे जाकर चेक कर रहे थे कि उनके हिसाब का सारा काम हुआ है या नहीं। बाकी सारे कमरे तो फिर भी ठीक थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का जो आखिरी का 2 कमरा था, उन दोनों कमरों को खोलने के लिए इनको काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी थी। लेकिन अब उस कमरे की पेंटिंग होने के बाद भी वो पूरा का पूरा कमरा काले रंग से पुता हुआ था। ये बात देखकर वो दोनों पेंटिंग का काम करने वालों पर भड़क गए। उन्होंने कहा, हमने आपको जो कलर दिया था आपने वो कलर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, अलग से अपना दिमाग लगाकर काले रंग से क्यों पेंट किया है। लेकिन पेंटर ने ये बात अब उनको बताना ज़रूरी समझा। उसने कहा, मालिक आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही पेंट किया था। हमने आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कई बार हो चुका है कि हम जब भी पेंट करके रात में अगर आधा कमरा छोड़कर जाते थे और अगले सुबह आने के बाद पूरी की पूरी दीवार वैसी ही मिलती थी। ये बात सुनकर प्रदीप तो नहीं लेकिन प्रिया बहुत ज़्यादा भड़क गई और उसने मज़दूरों पर चिल्लाना शुरू किया, तुम लोग को काम नहीं करना होता है तो काम चोरी करने के लिए बहाने ढूंढते हो। तुम लोग को डबल पेमेंट इसलिए दी जा रही है ताकि तुम लोग जल्दी से जल्दी काम अच्छे से ख़त्म करके हमें दे दो, और तुम लोग ये बहाने बना रहे हो। ये जो तुम लोग ने गड़बड़ किया है ना, उसको ठीक करो। प्रिया ने तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन प्रदीप को ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि इतने दिनों में प्रदीप ने कई बार ऐसा महसूस किया था कि वहाँ पर कोई है। महसूस तो प्रिया को भी हुआ था, लेकिन वो इन चीज़ों में मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ समझते हुए भी अनदेखा करना ही सही समझा। प्रदीप ने प्रिया को साइड में ले जाते हुए अपने एहसास के बारे में बताना शुरू किया। प्रिया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कहा, मामा आपकी भी लग रहा है सटक गई है मज़दूरों के साथ साथ। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आप डॉक्टर हो यार, और आप अगर ऐसी बातें करोगे तो डॉक्टर होके मरीज़ों का इलाज क्या करोगे? ऐसे नहीं करते मामा, ये चीज़ें बहुत ही अजीब हैं। आप खुद से एक बार सोचो तो, आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, उसका कोई भी सेंस बनता है? हमने खुद आकर सारी चीज़ें पहले भी चेक की थी, किसी को भी कुछ भी ऐसा महसूस हुआ क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर प्रदीप ने ज़्यादा कुछ प्रिया को बोलना उस वक्त सही नहीं समझा। प्रदीप चुप हो गया और मज़दूरों ने नीचे के 2 कमरे जो काले रंग से पेंट हो गए थे उसको वापस से जिस कलर में बोला गया था उस कलर में पेंट कर दिया। उनके सामने ही उन सब ने पेंटिंग ख़त्म की और अगली सुबह दूसरे फ्लोर का काम शुरू करना था। जब अगली सुबह सब लोग वहाँ पर आए और सारे कमरों को बार बार देखने लगे, तब वहाँ पर फिर से वो दोनों आखिरी कमरे काले रंग से पुते हुए थे, लेकिन वो रंग नहीं था, वो वही कालिक था जो कि जलने के बाद पूरी तरह से दीवारों पर लगा हुआ था। और अब उस दीवार पर उस काले रंग के साथ साथ
कुछ पैर और हाथों के निशान भी थे। हाथों के निशान दीवार तक तो समझ में आता है, लेकिन छत पर भी हाथ के निशान भी थे और पैर के निशान भी। ये इंसानों के लिए करना नामुमकिन है। ये देखने के बाद प्रदीप अब सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। प्रदीप का यही कहना था, प्रिया तू एक बार मेरी बात सुन, समझ, देख ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब प्रिया ने बोला, आज तो मैं पेंटिंग करवा के मेरे सामने सब कुछ ठीक करवाऊंगी, लेकिन आज हम दोनों यहाँ पर रात में चुपके से रुकेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है मामा, कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हम लोग ये बिल्डिंग खरीदें और यहाँ पर अपना हॉस्पिटल चालू करें, इसलिए ये सारी साजिश हम लोग के खिलाफ की जा रही है। प्रदीप को प्रिया की बात में जरा सी भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही थी और प्रिया ने यही बात कहकर प्रदीप को मना लिया। प्रदीप कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया और बाद में उसने भी हामी भर दी। आज पेंटिंग का काम होने के बाद जब सारे मजदूर वहाँ से चले गए तो दोनों मामा भांजी अपने घर जाकर खाना खाकर हॉस्पिटल में सोने के लिए आ रहे थे। उसी वक्त पर प्रिया की माँ ने पूछा, अरे क्या बात है, दोनों मामा भांजी कहाँ चल दिए खाना खाते ही। फिर प्रिया ने कहा, अरे मम्मा कुछ नहीं, वहाँ हॉस्पिटल का काम चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे रुकना चाहिए, इसलिए आज मैंने और मामा ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोग आज रात को थोड़ी बहुत प्लानिंग करेंगे वहाँ पर कि अगले फ्लोर का काम कैसा होना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे ही काम करने जा रहे हैं। अगर हुआ तो हम रात में देर रात आ जाएंगे और अगर नहीं हुआ तो हम दोनों वहीं रुक जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो, आप दोनों सो जाओ और हमारे पास तो घर की चाबी है ही। ये बोलकर वो घर से निकलकर हॉस्पिटल के लिए आ गए। शायद ये प्रिया को नहीं करना चाहिए था और प्रदीप को इस बात के लिए कभी भी हामी नहीं भरनी चाहिए थी, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि आज वो रात में यहाँ पर रुककर क्या कर रहे हैं। दोनों वहाँ पर रात में रुक गए। 12 बजे तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 12 से आगे बढ़ी, उन्हें पूरे हॉस्पिटल में अजीब सी चहल पहल दिखाई देने लगी और जो परछाइयाँ उन्हें अभी सिर्फ महसूस होती थीं, वो परछाइयाँ उन्हें साफ साफ वहाँ पर नज़र आने लगी। वो एक पुराना पागलों का हॉस्पिटल था जहाँ पर चारों तरफ पागल लोग ही भरे हुए दिख रहे थे। वो उसी तरीके से पूरे वार्ड में घूमते, कहीं किसी कमरे में किसी को शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसकी चीख से पूरा का पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था और वो परछाइयाँ साफ साफ उन दोनों को आज नज़र आ रही थी। ये बात अलग थी कि उन दोनों को अभी तक किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। धीरे धीरे वो जैसे जैसे ऊपर के कमरों तक बढ़ते जाते, उनको ये चीज़ें अब इतनी ज़्यादा साफ साफ नज़र आ रही थीं कि उनको ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये उनका वहम नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो भी है बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं, और सब की सब बुरी और काली शक्तियाँ ही हैं। अब कुछ ऐसी भी आत्माएं थीं जिनको कि उस वक्त पे शायद बहुत उम्दा किस्म का या बहुत ज़्यादा पागलपन के दौरे आने वाला बड़ा पागल कहा जाता होगा। वैसी आत्माएं या वैसी परछाइयाँ अब इनकी तरफ बढ़ रही थीं, इन पर हमला करने के लिए, लेकिन किसी ने भी अभी तक इनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो आती और इनके शरीर के आर पार होकर गायब हो जाती। थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमने और देखने के बाद जब इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश करनी शुरू की तो कोई भी दरवाज़ा
अब नहीं खुल रहा था और वहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर इन्हें दिख रहा था जो कि इन सारे पागलों का इलाज कर रहा था। जब इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने के बाद पीछे पलटकर देखा तो अब वो सारी की सारी परछाइयाँ वहीं नीचे उनके सामने खड़ी थी और उन सबसे आगे खड़ा था वो डॉक्टर, जो कि बहुत बुरी तरीके से हंसते हुए इनसे कह रहा था कि यहाँ तुम आ तो गए, लेकिन अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मैं कभी किसी को जाने नहीं देता हूँ। ये सुनने के बाद अब उन दोनों की जान हलक में आ चुकी थी। कहीं ना कहीं उन दोनों को अब बहुत डर लग रहा था और अब उन दोनों को हवा में उछालते हुए कई बार ज़मीन पर गिराया गया, जिससे कि उनको काफ़ी सारी चोटें लग चुकी थीं और वो चोटें लगने के बाद अब वो घायल हो चुके थे। प्रदीप को इन चीज़ों से पहले से डर लगता था, इसलिए प्रदीप हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। आज भी प्रदीप ने अपने बजरंग बली को याद करना शुरू किया। अच्छा हुआ कि समय पर उसे उसके भगवान की याद आ गई। इस वजह से दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों वहाँ से निकलकर बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आने के बाद वो आत्माएं शायद उसी जगह से बंधी हुई थीं, इसलिए उसमें से कोई भी आत्मा उस जगह के बाहर नहीं आ पाई। वो दोनों जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर तक पहुँच गए, लेकिन घर तक पहुँचने तक प्रदीप ने हनुमान चालीसा का लगातार पाठ जारी रखा था। उसने वो पाठ बंद नहीं किया था और अब कहीं ना कहीं वो दोनों बहुत डर चुके थे। लेकिन ये बात प्रिया किसी भी हालत में अपने माता पिता को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन दोनों का बहुत सारा पैसा इसमें लग चुका था और बहुत सारी मेहनत भी, जिसको वो ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। फिर प्रदीप और प्रिया ने आपस में बहुत सारी बातें करने के बाद ये तय किया कि अब पहले वो उस जगह का शुद्धिकरण करवाएंगे, उसके बाद चाहे जो भी हो वो सारा काम शुरू करवाएंगे। उन दोनों ने यही किया। बिना किसी को बताए एक पंडित जी से उस जगह के शुद्धिकरण के लिए कहना शुरू किया। पंडित जी भी मान गए। पंडित जी ने एक दिन देखकर वहाँ पर हवन पूजा ये सब करने के लिए वो वहाँ पहुँचे। जब वो हवन और पूजा कर रहे थे तब उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि अभी वहाँ पर उनके सामने उनको जो चीज़ें महसूस हो रही हैं उसके अलावा भी और भी कई बुरी और काली शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, जो शायद वो अभी देख नहीं पा रहे हैं। उनको ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और कौन सी ऐसी शक्ति है यहाँ पर जो अपना एहसास तो करवा रही है लेकिन सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन ऐसा है तो कैसे है? फिर पंडित जी ने अपने हाथ में कुछ अभिमंत्रित भभूत की तरह लेते हुए चारों तरफ घूमना शुरू किया। वो तीनों फ्लोर पे घूम चुके थे, लेकिन अभी तक उनको ये एहसास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा क्या और कहाँ छुपा हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं प्रिया और प्रदीप भी नहीं जान पा रहे थे। फिर पंडित जी ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने एक नींबू लिया जिस पर काफ़ी पूजा पाठ करके उन्होंने कुमकुम, हल्दी, भभूत ये सारी चीज़ें लगाकर उसको ज़मीन पर छोड़ दिया। जब उन्होंने उसे ज़मीन पर छोड़ा तो वो उन दोनों कमरों के पास जाकर बीच में रुक गया और वहीं पर ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमने लगा। ये देखकर पंडित जी को साफ साफ समझ में आ गया कि यहीं नीचे ज़मीन के अंदर जो भी है वो है।
ऐसा कैसे हो सकता था। फिर पंडित जी ने इशारे से प्रिया और प्रदीप को ये कहा कि यहाँ पर ढूंढो, कहीं कुछ तो मिलेगा। फिर प्रदीप ने और प्रिया ने वहाँ पर देखना शुरू किया। उन्हें पता चला वहाँ से नीचे एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट का रास्ता उन्हीं दोनों कमरों के बीच से जाता है। जब वो दरवाज़ा उन्होंने खोला, तुरंत पंडित जी को ये पता चल गया कि जिस चीज़ का एहसास उन्हें अभी तक हो रहा था वो चीज़ वहीं पर है। वो तीनों धीरे धीरे, पंडित जी आगे आगे चल रहे थे और प्रिया और प्रदीप पीछे पीछे, वो दोनों उस बेसमेंट में पंडित जी के पीछे जाते रहे और पंडित जी थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गए। वो जगह पूरी तरह से काली और बहुत ही भयानक दिख रही थी। जब पंडित जी ने उस जगह पर जाकर देखा तो वहाँ दीवारों पर अजीब सी बेड़ियाँ लगी हुई थीं और उन बेड़ियों में अभी भी कंकाल अपने पैर और हाथ से बंधे हुए दिख रहे थे। पंडित जी ने थोड़ी देर के लिए कुछ भभूत अपने हाथ में लेकर जैसे ही वहाँ पर फूंक मारी, उनको वो सारी चीज़ें साफ साफ अब नज़र आने लगी। वहाँ पर वो आत्माएं थीं जिनको कि सबसे खतरनाक पागलों में गिना जाता था। वैसी आत्माओं को या वैसे इंसानों को वहाँ नीचे सजा देने के हिसाब से या फिर उन्हें बाकी के पागलों से दूर रखने के हिसाब से नीचे उस अंधेरी जगह में जंजीरों से बांध कर रख दिया जाता था। और जब इस जगह में आग लगी थी तब उसी आग के चपेट में ये सारे पागल, खास करके नीचे के पागलों को पहले जलाया गया था। ये चीज़ें पंडित जी को उनकी शक्ति से पता चल गई थी और कहीं ना कहीं इस पागल खाने को आग लगाने वाला वही डॉक्टर था जो कि इन पागलों की देखरेख किया करता था। ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए की गई थी क्योंकि इल्लीगल तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अलग अलग दवाइयों का एक्सपेरिमेंट इन पागलों पर किया करता था और उसी एक्सपेरिमेंट के वजह से वो जो भी इंसान नीचे के पागल खाने में बंद थे उनकी दिमागी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और वो डॉक्टर इन नीचे के पागलों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था। शॉक ट्रीटमेंट तो शायद उस टॉर्चर के सामने बहुत छोटी सी चीज़ होगी। ये डॉक्टर उन नीचे के पागलों को घाव देकर उस घाव पर नमक मिर्ची लगाकर उन्हें तड़पाया करता था। उसके साथ साथ वो जिन दवाओं का एक्सपेरिमेंट करना चाहता था उन दवाओं का लगातार एक्सपेरिमेंट उन्हीं पागलों पर किया जाता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे दिन ब दिन और भी ज़्यादा उग्र स्वभाव के होते चले गए थे। इस वजह से उन पागलों को वहीं जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और जब ये बात सारे लोगों को पता चली तो लोगों ने इस पागल खाने को बंद करने का मांग किया था, जिसके वजह से इस डॉक्टर ने ये कहा कि ये पागल खाना या ये हॉस्पिटल उसकी ज़िंदगी है। उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी जगह को दे दी है तो इस जगह को वो ऐसे बंद नहीं होने दे सकता है। उसके पास ये ऑर्डर्स आ चुके थे कि अगर उसने कल ये जगह खाली नहीं की तो इस जगह को खाली करवा दिया जाएगा। और रातों रात उसी डॉक्टर ने सारे पागलों को आग के हवाले कर दिया और खुद भी उसी आग में जलकर मर गया। इन दोनों मामा भांजी को ये बात सच सच नहीं बताई गई थी कि यहाँ एक नहीं कई लोगों की मौत हो चुकी थी और ये जगह उसी वजह से इतने सालों से बंद पड़ी हुई थी।
पंडित जी ने उन सारे नीचे की आत्माओं को संभालने और मुक्ति देने की कोशिश की, लेकिन उन सबको मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल था और वैसे भी ये उनकी जगह थी, तो इस जगह पर ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं था। पंडित जी ने कहा, मैं इन चीज़ों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए बांध सकता हूँ या रोक सकता हूँ। अब आप दोनों को मेरी यही सलाह होगी कि आप दोनों इस जगह पर अपना हॉस्पिटल खोलने का इरादा छोड़ दें और भलाई इसी में होगी कि आप इस जगह को छोड़कर चले जाएं। ऊपर की आत्माओं को तो फिर भी मुक्ति दिलाई जा सकती है, लेकिन नीचे की इन आत्माओं को मुक्ति दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आप इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि अगर ऊपर की आत्माएं आज़ाद हो भी जाएं, फिर भी ये नीचे की आत्माएं बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन इनकी शक्तियां इतनी हैं कि ये पूरे हॉस्पिटल में जो चाहें वो कर सकती हैं। ये बात सुनते ही दोनों मामा और भांजी को काफ़ी दुख तो हुआ, लेकिन उनको भी पता था कि ऐसे अगर आप उनकी जगह पर जाते हो तो खतरा आपके लिए बढ़ ही जाता है, और वो अपने साथ साथ बाकी के मरीज़ों को भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यहाँ वो लोगों का इलाज करके उनकी जान बचाना चाहते थे, ना कि उनके जान को किसी दूसरे खतरे में डालना। इसलिए उन दोनों ने यही तय किया, और ये बात प्रिया ने और प्रदीप ने अपने परिवार वालों को बता दी। इस पर भी प्रिया के पिता ने उन दोनों का साथ देते हुए कहा, बेटा ये बहुत अच्छी बात है, अभी तो हमारे कम पैसे गए हैं। तुम ये बात सोचो, अगर किसी तरह तुम दोनों ने हॉस्पिटल शुरू कर दिया होता और उसके बाद ये चीज़ें पता चलती, लोगों का आना जाना होता, और तुम्हारे वजह से अगर किसी की जान ऐसे खतरे में आ जाती, तब तुम क्या करते? वो चीज़ तो ज़्यादा बुरी होती ना। इसलिए ठीक है, जो चीज़ जैसे जानी थी वैसे चली गई, इतना अफसोस मत करो। और वैसे भी मैंने एक जगह दूसरी देख ली है। मैंने तुम दोनों को ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम दोनों ने ऑलरेडी ये जगह फाइनल कर ली थी। फिर अगले दिन वो सब प्रिया के पिता के देखी हुई जगह को देखने के लिए पहुंच गए, और वो जगह सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा था जिस पर पूरा कंस्ट्रक्शन उनको करके हॉस्पिटल खड़ा करना था। और इस बार उन्होंने वहाँ पर पहले भूमि पूजन करवाया पूरे विधि विधान से, और ये भूमि पूजन भी उन्हीं पंडित जी ने किया जो कि वहाँ पर उस जगह के शुद्धिकरण के लिए गए थे। उन्होंने देखकर समझकर ये बात बताई कि ये ज़मीन आपके हॉस्पिटल के लिए सबसे अच्छी जगह होगी, तो यहाँ पर आप निश्चिंत होकर अपने हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दें। देखते ही देखते उनका हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ, और सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल बनकर खड़ा हो गया। अभी हॉस्पिटल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही था। धीरे धीरे उनका ये प्लान था कि वो और बाकी के फ्लोर्स बढ़ा लेंगे, और उन्होंने बहुत सारी मशीनें विदेश से भी मंगवाई थी। उनका हॉस्पिटल अब शुरू होने ही वाला था, और कुछ दिन में उस जगह का वापस से पूजा पाठ करा के हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी गई। आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर इन दोनों मामा भांजी के अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स बहुत सारी बीमारियों का इलाज बहुत अच्छे और सफल तरीके से कर रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर
आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे प्यारे दोस्तों को जो हमेशा हमें अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। और हाँ, मैं मेरे सारे नए दोस्तों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी अपना कमेंट हमें देते हैं तो उसमें अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे आपका प्यार और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी पर, और चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।